हमारे पीएस चौहान सर अपनी आँखों से देख रहे थे उस टाइम पे। तो आँखों से अभी मे बी आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा कि जब हम लोग ड्राइव करते हैं या फिर पायलट्स कुछ भी फ्लाई करते हैं तो अपनी आँखों से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंडियन गर्ल। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो जनरल विपिन रावत सर को डेडिकेटेड है। जनरल विपिन रावत कौन थे? हमारे सीडीएस ऑफिसर थे। एक सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, और हमारे विपिन रावत सर को उसका चीफ बनाया गया था। इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया था हमारी गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली इस पोजीशन में जो काम है वो क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट के पास एक 1 पॉइंट एडवाइज़र हो जो कि सभी हमारी फोर्सेस के बिहाफ पे उनको एडवाइस कर पाए, उनकी सिचुएशन बता पाए, अपनी स्ट्रेटजीज़ को शेयर कर पाए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी इंडियन आर्मी के रिलेटेड, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयर फोर्स है या फिर आर्मी है, तो उसके रिलेटेड उनको एक 1 पॉइंट एडवाइज़र चाहिए था। और उसके लिए ही ये पोजीशन को क्रिएट किया गया था, जिसके लिए हमारे जनरल विपिन रावत जी को सिलेक्ट किया गया था। अगर देखा जाए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी हमारे देश द्वारा, जो हमारी फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जो कि हुई थी म्यांमार में, विपिन रावत ने उसको लीड किया था उस सर्जिकल स्ट्राइक को। और अगर देखा जाए तो 2016 की जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, 2016 में जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उसके पीछे भी हमारे विपिन सर का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे ही कुछ कारनामे जो हैं उन्होंने किए थे, और जिसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने उनको सीडीएस बनाया, यानी कि हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर जनरल रावत, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग इंसिडेंट था वो। कोहनूर तमिलनाडु के पास एक प्लेन क्रैश होता है, और बहुत ही जल्दी ये न्यूज़ मिलती है कि उसमें हमारे जो सीडीएस यानी कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस मिस्टर रावत सर उसमें थे, और उनके अलावा 12 और लोग थे जो कि उस हादसे में मारे जाते हैं। और यही कुछ हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी शॉकिंग था उस टाइम पे। और उसकी जो वजह थी अभी तक साफ नहीं है, बट लोग अपने अपने हिसाब से कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज लेके आते हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ, ये चाइना की वजह से हुआ। तो इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है? फर्स्ट, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सब स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर हो सकता है, अच्छा हेलीकॉप्टर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये MI-17 B-15 हेलीकॉप्टर है, जिसको कि हमारे प्रेसिडेंट सर खुद यूज़ करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस और सेफ एक राइड मानी जाती है इसकी। काफ़ी एडवांस मॉडर्न हेलीकॉप्टर है ये, और इसको रशिया में बनाया गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ख़राब होती, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के पास ये हेलीकॉप्टर नहीं होता, राइट। तो दूसरी बात है कि लोग बोल रहे हैं कि जी हमारे जो पायलट्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे, वो इनएक्सपीरियंस्ड होंगे। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जो इसके पायलट थे हेलीकॉप्टर के, वो थे विंग कमांडर पीएस चौहान। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे ये। तो इसकी कोई रीज़न इसके पीछे हो नहीं सकता है ऐसा कोई। और अगर देखा जाए तो ये जो हमारा प्लेन है, मतलब जिसने ये उड़ान भरी गई थी, तो ये आधे घंटे की एक जर्नी थी, जिसमें बताया गया कि आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ टेक ऑफ एंड बिफोर 7 मिनट ऑफ लैंडिंग ये हादसा हुआ। काफ़ी शॉर्ट फ्लाइट ड्यूरेशन थी। तो इसमें ये डिटरमाइन करना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि इस हादसे की वजह क्या होगी। इस हादसे की वजह क्या होगी वो तो अभी साफ़ नहीं हुई है, बट अगर मैं देखूं तो मिस्टर खान सर से ज़्यादा अच्छे से इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्यों ये हादसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। टेक्निक्स को अगर हम लोग देखें, किस हिसाब से वो उस
प्लेन को उड़ाया जा रहा था, किस हिसाब से उसके साथ काम किया जा रहा था, IFR टेक्निक यूज़ कर रहे थे, VFR टेक्निक यूज़ कर रहे थे, कौन सी टेक्निक थी और क्या गलतियाँ हुई उस दौरान जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ। तो इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं खान सर से, बिकॉज़ इसके बारे में इतनी डिटेल में नॉलेज होना मे बी इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है अभी तक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ये जानने के लिए कि एक्चुअल वजह क्या थी इस प्लेन क्रैश की, इस हेलीकॉप्टर क्रैश की, जिसमें हमने हमारे जनरल विपिन रावत जी को खोया है और अलॉन्ग विद हिम हमने और भी 12 ऐसे जो लोग हैं उनको खोया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? बैड वेदर था या फिर कोई और वजह थी, पाकिस्तान था, चाइना था इसके पीछे में, वॉट एवर इट इज़। तो इसके पीछे जो भी है इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी और बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज बाहर आ चुकी हैं, उनके ऊपर एज सच बिलीव कर लेना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें नहीं पता है कि वो चीज़ें हुई भी हैं या नहीं, और उनको देखने के लिए हमें ये वीडियो देखना होगा। लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए खान सर का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जय हिंद। देखिए, हमारे तीनों सेनाओं के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक शानदार करियर रहा। ये उत्तराखंड से आते थे। इनके पिताजी भी सैनिक जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। ये हमारे सेना के थल सेना प्रमुख रहे, उसके बाद पहले CDS रहे। इनका मुख्य काम तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना था। ये अपने कार्यकाल में इसको बहुत ही बखूबी अपने काम को पूरा किए थे। 1958 में इनका जन्म हुआ और आज के दिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए। 14 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, जो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है क्रैश कर गया था इनका हेलीकॉप्टर। जो ये जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तो इन्होंने CDS के पद को बहुत ही बखूबी निभाया था। नौसेना के P-8I को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का डिसीजन था। उत्तरी कमांड को थिएटर कमांड बनाना, यानी तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ेगी, इनकी सबसे बेहतरीन डिसीजन थी। इन्होंने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबको बहुत बेहतरीन से किया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, ये हेलीकॉप्टर ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। इस दुर्घटना में ये साउथ इंडिया में थे, यहाँ ऊटी है तमिलनाडु के पास, यहाँ नेल्लोर के पास, यहाँ पर यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है, इनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोग को अफसोस के मतलब बचाया नहीं जा सका। बहुत मतलब दर्दनाक ये हादसा था। पूरी विमान में आग लग गई थी। मतलब शरीर को कई ऐसे जवान थे उनमें जिनके DNA टेस्ट करके पता करना पड़ा यहाँ पर। ये ऊटी के पास ये विमान दुर्घटना हुआ है। यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली ये VVIP के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो Mi-17 V5 को एडवांस है। ये Mi-17 का एडवांस वर्जन है, Mi-17 V5। ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे। 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। ये कई जितने भी VIP लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय है। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया ताकि गोली, अगर ये लो हाइट पर चलेगा तो गोली वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है। इसके अंदर का अगर देखेंगे तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम की चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6,000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी क्षेत्र। वहाँ ये डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं। ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड है ये, इसमें हर चीज़ की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, रडार, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है।
ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके यहाँ पे भी जानकारी दी जाए। हालांकि प्रथम तो यही कहा जा रहा है कि ये जो विमान दुर्घटना हुआ है इसके पीछे मौसम खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं, आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाबों से। इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया है। ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार रॉकेट्स है, मिसाइल फायर करने की क्षमता है। इसमें मशीन गन की भी लगाया गया है ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। बिल्कुल। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है। हालांकि रूस की सेना में जैसे ये अटैक कर सकता है, राइट? हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है। क्योंकि विदेश अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिस पे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब उनको होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। आगे सरकार को डिसीजन लेना है कि अब किसी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाता है। जैसे सर ने बताया कि कुछ ख़राब वेदर को इसकी वजह बताया जा रहा है। देखिए आपका वेदर अच्छा नहीं है वहाँ पे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ऐसी वजह हो सकती है। ये काफ़ी प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। एक थ्योरी हम लोग बोल सकते हैं जिसकी वजह से ये हादसा हुआ होगा उस टाइम पे। एक्चुअली जितना सा मुझे इसके रिगार्डिंग नॉलेज है उस टाइम पे जो हमारे PS चौहान सर थे, हमारे विंग कमांडर जो कि उस वहाँ के पायलट थे उस प्लेन के, तो वो उस टाइम पे जो टेक्निक यूज़ कर रहे थे उसको फ्लाई करने की उस फ्लाइट में, वो थी बेसिकली VFR, जिसका मतलब हम लोग विजुअल फ्लाइट रूल बोल सकते हैं। विजुअल फ्लाइट रूल में बेसिकली होता क्या है कि आपको अपनी आँखों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। मतलब आपको जितना दिखाई दे रहा है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप अपनी गाड़ी को चलाते हुए अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हो। यू विल नॉट रिलाई ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। आपको दिखाई दे रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को लेफ़्ट राइट करोगे, राइट? तो आप उसी के हिसाब से उसको आगे लेके चलते हो। तो यही जो टेक्निक है वो यूज़ कर रहे थे हमारे PS चौहान सर, अपनी आँखों से देख रहे थे उस टाइम पे। तो आँखों से अभी मे बी आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा कि जब हम लोग ड्राइव करते हैं या फिर पायलट्स कुछ भी फ्लाई करते हैं तो अपनी आँखों से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर को फ्लाई करते हो, आप उसको उड़ाते हो, तो इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ हमारी IFR, सेकेंड इज़ VFR। IFR का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल, सेकेंड होता है हमारा VFR मतलब कि विजुअल फ्लाइट रूल। IFR का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल, जिसमें कि हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाई करते हैं, जो कि हमारे हेलीकॉप्टर में जो भी मशीनरी होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो भी मेजरमेंट्स देंगे या फिर जो भी रीडिंग देंगे, हम लोग उसको रिलाई करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी कोड करते हैं और उसको एक कमांड देते हैं कि आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको चलना है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, हमने एक बार तो सेट कर दिया उसको, हम लोग उसको बैकआउट नहीं कर सकते। हमने उसको एक बार कमांड दे दी कि आपने A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक चलना है, तो वो उसी रास्ते से चलेगा। तो उसमें आपका वेदर कैसा है, आपका क्लाइमेट कैसा है, इट डज़ंट मैटर। तो आपको इतना वो इतना स्टेबल या फिर आपको इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना
बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट्स अपने हिसाब से उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात जो हमारे PS चौहान सर यूज़ कर रहे थे वो था विजुअल फ्लाइट रूल। विजुअल फ्लाइट रूल में एक आपको 1.5 किलोमीटर तक आपका विजुअलिटी होनी चाहिए, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए 1.5 किलोमीटर तक। बट इन केस बीच में क्लाउड्स आते हैं या फिर फॉग आती है, स्मॉग आती है या फिर बारिश होने लगती है, तो आपको नहीं दिखाई देता है कई बार 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आप नहीं देख पाते हो। तो उस टाइम पे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया था, एक छोटा सा क्लिप हमने देखा था, तो उसमें क्या होता है कि पहले वो जो हेलीकॉप्टर है वो दिखाई देता है, थोड़ी देर में वो बादलों में छुपता है, मतलब उसके आगे बादल आए हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो बादल आए मतलब उनकी विजिबिलिटी उस टाइम पे ज़ीरो होती है, और आप खुद ही इमेजिन करके देखो कि आपको 3 डिमेंशनल एरिया में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना आगे ना पीछे ना, तो आप कैसे एक स्ट्रेट उसको पकड़ते हो पाथ को, तो आप उसी पे चले जाते हो, आपको नहीं पता है कि आगे पहाड़ी है, आगे कैसा क्या चल रहा है। तो मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो अगर एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी देखा जाए तो वेदर ही इसकी वजह बनता है, क्लाउड्स उसकी वजह बनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो। तो यही कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज़ किया गया था हमारे PS चौहान सर द्वारा, बिकॉज काफ़ी हाइट पे उनको लैंड करना था, 6,000 मीटर की जो मे बी, हाँ यस 6,000 फीट पे वो हेलीपैड था जहाँ पे उनको लैंड करना था। तो इसी वजह से ये हादसा हुआ, वीडियो के देखने से यही पता चलता है। तो हाँ बिल्कुल सही बोला सर ने, हम लोग मशीनरी पे 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि इसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने मतलब BFR को यूज़ कर लिया तो उनकी पूरी गलती है। काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियोज़ रहते हैं जिसमें हमको उसको यूज़ करना पड़ता है, उस टेक्निक को। तो अपनी आंखों से ज़्यादा हम लोग अपनी मशीनरी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट जब भी आपका टाइम आता है तो कोई ना कोई वजह बनती है आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो शायद हमारे विपिन रावत सर, उनकी वाइफ और जो भी 12 लोग और थे, उनका टाइम था वो एक वजह बना उनको यहाँ से उनकी जर्नी ख़त्म होने का और नई जर्नी स्टार्ट होने का। और तो हम लोग उनके लिए प्रे करेंगे कि उनकी अगली जो जर्नी है बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही अच्छी फैमिली में जाएं, बहुत ही अच्छी और सुखमयी ज़िंदगी हो उनकी अगली जो जर्नी है। इसी के लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ें लिखें और फिर से हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, हमारे ही देश में आएँ, और यही दुआ है। और चलिए, वजह कोई भी हो, MI-17V5 की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या वेदर प्रॉब्लम हो या फिर कोई पाकिस्तान या चाइना का कोई भी इंटरफेरेंस हो, जो कि मुझे लगता नहीं है अभी इस टाइम पे कि होगा। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट है। आगे जो भी हमारे CDS ऑफिसर होंगे, जो भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, वो अच्छे होंगे, इनके जैसे होंगे, बहुत कुछ अच्छा कर रखा होगा जिन्होंने, आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट, लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।